नमस्कार। आज की बात में आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा उन्हें देखकर आपको चिंता होगी, हो सकता गुस्सा भी आए। हर रोज हम बताते हैं, दुनिया भर का हाल दिखाते हैं, फिर भी लोग कोरोना वायरस को गंभीरता से नहीं ले रहे। आज दोपहर में खबर फैल गई कि उत्तर प्रदेश में 15 जिलों को सील कर दिया जाएगा। खबर झूठी थी, अफवाह थी, लेकिन लोग निकल पड़े बिना चेक किए आलू, प्याज और टमाटर खरीदने। सब्जी मंडियों में भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। बस याद रहा तो आलू, टमाटर, भिंडी और प्याज। ये तस्वीरें देखिए, यूपी के अलग अलग जिलों की हैं। क्या ये लॉकडाउन है? क्या इन लोग के चेहरे पर कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का खौफ दिखाई दे रहा है? क्या इन्हें डर है? जरा भी। क्या सब्जी मंडी में खड़े इन लोगों को एहसास है कि इनकी लापरवाही कितना भारी नुकसान पहुंचा सकती है? लोगों ने जिलों को सील करने की अफवाह को न तो क्रॉस चेक करने की जरूरत समझी, न सरकार की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार किया। आम दिनों की तरह झूला उठाया और सड़क पर निकल पड़े। यह हाल ज्यादातर शहरों का था। जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं ये लखनऊ की है। ग्रोसरी शॉप्स पर भीड़ लग गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, 15 दिन की मेहनत पर पानी फिर गया। हालात ये हो गए कि ज्यादातर इलाकों में पुलिस को दुकानें बंद करवानी पड़ी। पुलिस इलाकों में घूम घूम कर लोगों को समझाया कि शहर सील होने नहीं जा रहा। आप इस खबर पर यकीन मत करिए, घर जाइए, दूरी बनाकर रखिए। इसके बाद भी जब लोगों पर असर नहीं पड़ा तो पुलिस वालों को दुकानदारों से कहना पड़ा कि दुकानें बंद कर दो और जो लोग बिना मास्क के आए उन्हें सामान मत दो। एक दूसरे से दूरी बना रखिए। दुकानदार भाइयों से अनुरोध है, बिना मास्क लगाए सामान न बेचे। आपके दुकान पे जो ग्राहक आता है बिना मास्क लगाए उसको दुकान से बिल्कुल दूर लगा दीजिए, मत दीजिए। वो पैसा आपके लिए घातक हो सकता है, वो पैसा आपके लिए घातक हो सकता है। यही हाल नोएडा का था। नोएडा में भी अचानक ऐसा लगा जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया है। लोग सड़कों पर थे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नोएडा के हरोला मार्केट की है। ऐसा लग रहा है जैसे मेला लग गया। जहां तक नजर गई है लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई देखकर कह सकता है कि लोगों को अपने परिवार की थोड़ी भी चिंता है? इन लोगों को जिंदगी से ज्यादा राशन की चिंता है। हर कोई ये चाहता है कि उसका झोला भर जाए। जिसे 1 किलो आलू की जरूरत होती है वो 10 किलो खरीद रहा था। हैरानी की बात यह कि जब पूरी दुनिया में लोग ये जानते हैं कि कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बचने का एक ही रास्ता है। नोएडा में इतने केस हुए हैं कि लोगों के चेहरे पर खौफ होना चाहिए, लेकिन लोग अचानक घरों से बाहर निकले। लोगों के चेहरे पर न कोई डर था, न उन्होंने कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग खुद कोरोना को इनवाइट करने गए हैं। मैं कई बार ये कह चुका हूं कि कोरोना तब तक आपके घर नहीं आएगा जब तक आप उसे लेने नहीं जाएंगे, और आज लोग ऐसा ही करते दिखाई दिए। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना पेशेंट के मामलों में नोएडा दूसरे नंबर पर है। यहां अब तक कोरोना के 60 कंफर्म्ड केसेस सामने आ चुके हैं, तो भी लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। आज रात से 13 तारीख तक लॉकडाउन होगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा कुछ 15 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड नोएडा भी उसमें इंक्लूडेड है। इसीलिए हम लोग यहाँ 30 अप्रैल तक ये ऐसा ही होना है, मतलब पूरी तरह से सील किया जाए। और ऑब्वियसली नोएडा में तो सबसे ज़्यादा भी यस्टरडे नाइट 200 पीपल्स निकले। सेक्टर 8 की जो बात हुई है तो उस वजह से थोड़ा ज़्यादा ही सब लोग डरे हुए कि और भी ज़्यादा शायद बढ़ाएंगे, तो सो दैट इसीलिए सब लोग आए हुए। सील्ड आउट हो रहा है सारा नोएडा 15 तारीख तक, एक्सपेक्टेड है 30 तक रात को 12 बजे सील आउट हो जाएगा, तो इसलिए हम सारे एकदम आए हैं। हमें भी यही बताया गया है कि यूपी के जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे नोएडा एक है, ये भी सील हो रहा है 15 अप्रैल तक। और आज रात 12 बजे से हमें कल कोई डेली एसेंशियल्स की शॉप ओपन नहीं मिलेगी, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं अपना स्टॉक लेने के लिए। अब इन लोगों से कोई पूछे किसने कहा कि कल से शॉप्स ओपन नहीं रहेंगी? किसने कहा कि पूरा नोएडा सील हो जाएगा? कौन समझाए कि सोशल मीडिया में जो खबरें आती हैं, जो मैसेजेस चलते हैं, उन्हें वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। कोई नहीं जानता किसने भेजा,
लेकिन लोग अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं और फिर यही होता है जो आज हुआ। सिर्फ लखनऊ या नोएडा में नहीं, मेरठ, रामपुर, सहारनपुर, कानपुर, उन्नाव, कन्नौज और गाजियाबाद समेत ज्यादातर इलाकों से ऐसी ही तस्वीरें आई, जिन्हें देखकर वाकई में चिंता हो गई। डर लगा कि हमारे देश का होगा क्या। गाजियाबाद की सब्जी मंडी में तो इतनी भीड़ जुट गई जितनी आम दिनों में भी नहीं होती। अचानक इतनी भीड़ की उम्मीद तो दुकानदारों भी नहीं की थी। लोगों ने इतनी सब्जी खरीद ली जैसे उन्हें पूरे मोहल्ले को खाना खिलाना है। जब गाजियाबाद के एसपी सिटी को खबर लगी तो वो खुद मैदान में उतरे, लोगों से अपील की, घर जाओ, राशन पानी की फिक्र छोड़ो, अपनी जान की चिंता करो। राशन मिलता रहेगा, दुकानें बंद नहीं होंगी। अगर दुकान बंद हो गई तो सरकार आपके घर तक राशन पहुंचाएगी। अभी लोगों से मैं क्या कहूं, अफवाह सुनी, व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा, इधर उधर से सुना और चल दिए। असलियत क्या है? असलियत यह है कि यूपी सरकार का कोई इरादा नहीं है इन जिलों को सील करने का, कोई इरादा नहीं है सब्जी की, राशन की दुकानें बंद करने का। प्लान तो यह है कि इन इलाकों में जो हॉटस्पॉट है उन्हें सील किया जाए और इन हॉटस्पॉट में भी जरूरत की चीजें मिलती रहेगी, घर पर मिलेंगी। फिर भी इतनी हाय तौबा, आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि भीड़ चाल है, बिना सोचे समझे भागने की जल्दी। मैं आपको ये बताता हूं कि हॉटस्पॉट है क्या, क्यों बने। ये वो इलाके हैं जहां कोरोना वायरस से इंफेक्टेड लोग सबसे ज्यादा हैं। जिस जिले में भी 6 या उससे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जहां सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उन जिलों में पाबंदियां लगाने का फैसला हुआ है कुछ गिने चुने इलाकों में। और ये समझ लीजिए कि पूरे जिले को नहीं, डिस्ट्रिक्ट के उन इलाकों को जहां कोरोना के मरीज ज्यादा मिले हैं, उन इलाकों को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। इन इलाकों को सील करने का फैसला इसलिए किया गया ताकि ये जहर, ये वायरस, ये बीमारी इन इलाकों से बाहर न निकलने पाए। मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से इलाके हैं और वहां कितने कितने केसेस हैं और खतरा कितना बड़ा है। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 6 या इससे ज्यादा कोरोना के पेशेंट मिले। वो जिले हैं लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर, वाराणसी, शामली, मेरठ, बरेली, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, महाराजगंज, सीतापुर, सहारनपुर और बस्ती। सरकार ने इन जिलों के उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया है जिन इलाकों से कोरोना पेशेंट की संख्या ज्यादा मिली है। 15 जिलों में कुल 102 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए हैं। मैं आपसे फिर से कहता हूं, इन सारे जिलों को सील नहीं किया जाएगा, सिर्फ इन 102 हॉटस्पॉट को जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें सबसे ज्यादा 22 इलाके आगरा और नोएडा में हैं। गाजियाबाद में 13, लखनऊ में 12 हॉटस्पॉट हैं। सिर्फ इन्हीं इलाकों को सील किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन इलाकों में भी लोगों को दूध, ब्रेड, सब्जी या दवा के लिए परेशान होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका पूरा ख्याल रखा है, सारे इंतजाम किए हैं। मेरी बड़े अफसरों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हाँ, दुकानें नहीं खुलेगी, आपको दुकान पर जाकर सामान नहीं लाना होगा, आप सिर्फ 112 पर फोन करेंगे, अपने सामान की लिस्ट बताएंगे और सामान आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। मतलब आपको घर में रहना है। इन इलाकों में 15 अप्रैल की सुबह तक ये व्यवस्था लागू रहेगी। हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है, जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है, वो एज इट इज रहेगी। लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल गई थी कि पूरे जनपद में
जो है बंदी है, ऐसा नहीं है। केवल इन हॉटस्पॉट्स में कार्रवाई करी जा रही है। सभी डीएम्स और एसपीज को और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देशित कर दिया गया है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जो लोग अपनी हिफाजत के लिए, अपने परिवार को मुसीबत से बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए घर में नहीं रह सकते, जिन्हें घर में रखने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ती है, जिन्हें समझाने के लिए देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कई बार अपील कर चुके हैं, वो सब्जी लेने, ब्रेड लेने, दूध लेने सब कुछ भूलकर घर से निकल पड़े, हजारों की संख्या में निकल पड़े, तो ऐसे लोगों को कौन बचा सकता है? ऐसे लोगों को तो भगवान ही मालिक है। मान लीजिए सच में 15 जिले सील हो जाते तो क्या हो जाता? क्या आसमान टूट पड़ता? क्या सरकार ने अब तक किसी को भूखा मरने दिया है? क्या अब तक सरकार ने लोगों के घरों तक राशन नहीं पहुंचाया? क्या पुलिस वाले घर घर जाकर राशन नहीं पहुंचा रहे? मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं। कुछ लोगों ने कहा कि नोएडा में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर लोगों को खाना नहीं मिल रहा। मैंने ये बात स्वामी रामदेव को बताई। उन्होंने 2000 राशन के पैकेट बनाकर, बड़े बड़े बॉक्स बनाकर भेज दिए। लेकिन मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जिसे उसकी जरूरत हो। अभी तक नोएडा में ऐसा कोई गांव नहीं मिला जहां इसकी जरूरत है, क्योंकि पुलिस हर जगह गरीबों के घरों तक खाना पहुंचा रही है। बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं। तो आपको सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार के ऑफिशियल ऐलान का इंतजार तो नहीं करते, लेकिन खुद को खतरे में डालेंगे, परिवार की जिंदगी दांव पर लगा देंगे, अपनी बिल्डिंग के लोगों को खतरे में डालेंगे, सब्जी लेने निकल पड़े। जरा सोचिए, पुलिस को ऐसे लोगों को घर में रखना कितना मुश्किल काम हो रहा है। और दूसरी तरफ जो कोरोना के मरीज, जो तबलीगी घरों में छुपे हैं, मस्जिदों में बैठे हैं, उनको निकालने की मशक्कत। अगर सरकार को आज यूपी के 15 जिलों को सील करने का फैसला लेना पड़ा, 15 जिलों के 102 हॉटस्पॉट को सील करने का फैसला लेना पड़ा, तो इसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं तबलीगी जमात के लोग। तबलीगी जमात के लोगों की वजह से इनमें से ज्यादातर जिलों में कोरोना के केसेस बढ़े। तबलीगी जमात की वजह से ये हॉटस्पॉट बेकाबू हो गए, कोरोना का खतरा बढ़ गया। कई जिलों में तो कोरोना के कुल मरीजों में आधे से ज्यादा पेशेंट तबलीगी जमात से जुड़े हैं, 50% से ज्यादा। आगरा में कोरोना के 65 मरीज हैं, इनमें से 38 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। मेरठ में कोरोना के 35 में से 15 मरीज तबलीगी जमात से हैं। गाजियाबाद में कोरोना वायरस के कुल 23 मरीज सामने आए हैं, इनमें से 14 मरीज तबलीगी जमात के हैं। बुलंदशहर में कोरोना के कुल 8 मामले सामने आए और इनमें से 5 तबलीगी जमात के लोग हैं। फिरोजाबाद में कोरोना के 9 मरीज हैं, इनमें से 7 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। कानपुर में कोरोना वायरस के कुल 8 मामले सामने आए, इनमें से 7 लोग तबलीगी जमात से जुड़े हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना वायरस के कुल 24 केस हैं, इनमें भी 2 लोग ऐसे हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हैं। महाराजगंज में कोरोना के 6 मरीज हैं और ये सारे के सारे तबलीगी जमात से हैं। सहारनपुर जिले में 14 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये सभी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में मरकज में शामिल हुए थे। इनमें से 12 लोगों को लखनऊ में एडमिट किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कुल 17 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और ये सारे के सारे तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, सारे के सारे 17। सीतापुर में कोरोना वायरस के 8 मामले सामने आए थे, ये सभी लोग तबलीगी जमात के कार्यक्रम से होकर लौटे थे। वाराणसी में अब तक कोरोना वायरस के 9 मामले सामने आए हैं और इनमें से 4 लोग ऐसे हैं जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पूरे देश का हाल आपको बताता हूं। इस वक्त देश में कोरोना के 5200 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन 7 दिन पहले तक मरीजों की जो रफ्तार थी वो इतनी नहीं थी। अगर तबलीगी जमात के लोग खुद को छुपाते नहीं, कुछ सामने आकर अपना चेकअप करवाते, तो कोरोना के पेशेंट की संख्या इतनी न बढ़ती। हमारे देश में 6 दिन पहले कोरोना के 2500 केसेस थे, लेकिन पिछले 6 दिन में ये 2500 से बढ़कर 5000 से ज्यादा हो गए। यानी 9 हफ्ते में तो 2500 केस थे, लेकिन जब से 6 दिन पहले तबलीगी जमात के लोग अलग अलग इलाकों में पहुंचे, वो इलाके हॉटस्पॉट बने
और केसेस तेजी से बढ़े। 6 दिन में 25,000 से ज्यादा नए केस आ गए। अब इसे क्या कहेंगे? 29 मार्च को हमारे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 पहुंची थी। इसी दिन दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज खाली होना शुरू हुआ। 31 मार्च तक मरकज पूरी तरह खाली हुआ। मरकज से निकले तबलीगी जमात के लोगों की टेस्टिंग हुई तो पता चला ये लोग कोरोना कैरियर बन चुके थे। 31 मार्च को तादाद 1400 के पास पहुंच गई। 1 अप्रैल को अचानक फिगर में तेजी आई, मरीजों की संख्या 1834 हो गई। एक दिन में 400 से ज्यादा केस डिटेक्ट हुए, 31% बढ़ गए। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब एक साथ 200 से ज्यादा केसेस सामने आए। और फिर ट्रेंड पिछले 5 दिनों से इसी तरह जारी है। 2 अप्रैल को 2000 के पार पहुंचा। बड़े पैमाने पर तबलीगी जमात के केस सामने आने लगे और इनमें से 328 लोग तबलीगी जमात के थे। 3 अप्रैल को 500 नए केसेस सामने आए। इन 500 में से 319 तबलीगी जमात के थे। 4 अप्रैल को 500 मरीज और बढ़े। इनमें से भी 376 केस मरकज से जुड़े लोग के थे। यानी 4 अप्रैल को पूरे देश में जितने केस डिटेक्ट हुए उनमें 75% तबलीगी जमात के थे। 5 अप्रैल को सिलसिला जारी रहा। 500 मरीज बढ़े और संख्या 3500 को पार कर गई। 6 अप्रैल को पहली बार एक दिन में 700 से ज्यादा केसेस डिटेक्ट हुए। कोरोना के मरीजों की संख्या 4300 के पार पहुंच गई। इन 700 में से 422 तबलीगी जमात के थे। 7 अप्रैल को यही ट्रेंड दिखा। पूरे देश में 500 नए केसेस आए। कई लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 5000 के पार पहुंच गई और कल से लेकर आज सुबह तक यही सिलसिला जारी है। 500 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और भारत में कोरोना के केसेस का नंबर 5000 से ऊपर पहुंच गया है। अब जरा सोचिए, अगर तबलीगी जमात के लोगों ने लापरवाही न की होती, इतनी बड़ी गलती न की होती, तो शायद हालात और ज्यादा कंट्रोल में होते। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के 18 से ज्यादा राज्यों में तबलीगी जमात के लोगों के कारण कोरोना के मामले बढ़े हैं। ये सरकारी फिगर्स हैं, ये कोई अफवाह नहीं है, ये कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, ये सच है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकलकर तबलीगी जमात के लोग 18 से ज्यादा राज्यों में गए, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, अपनी आइडेंटिटी छुपाई और वहां मुस्लिम समाज के बीच में रहे और लोकल लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन दे दिया, अपनी ही कौम के लोगों का नुकसान कर दिया। इसीलिए इन राज्यों में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़े। तमिलनाडु में आज कोरोना के 48 नए केस सामने आए। इनमें से 42 जमात के थे। समझिए, 48 में से 42 जमात के लोग हैं। तमिलनाडु का कुल आंकड़ा आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब तक तमिलनाडु में कोरोना के इन्फेक्शन से प्रभावित लोगों की संख्या, उनकी फिगर 738 है, 738। इनमें से 675 तबलीगी जमात के हैं। एक बार फिर से सुनिए, कुल 738 में से 675, 738 में से 675 कोरोना पेशेंट तबलीगी जमात से हैं। यानी तमिलनाडु में 90% कोरोना के मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 453 केसेस डिटेक्ट हुए। इनमें से 340 लोग तबलीगी जमात के, यानी 75% केसेस कोरोना के मरीज मरकज के लोग हैं। क्योंकि तबलीगी जमात के लोग खुद सामने आकर अपनी जांच नहीं करवा रहे, इसलिए तेलंगाना की सरकार परेशान है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। उन्होंने सबसे पहले 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की वकालत की। यूपी का हाल मैं आपको बता चुका हूं। ज्यादातर जिलों में तबलीगी जमात के लोग पकड़े जा रहे हैं। सरकार ने 1500 से ज्यादा तबलीगी जमात के लोगों की पहचान करके उन्हें क्वारंटाइन किया है। यूपी में अभी तक कोरोना वायरस के 361 केसेस डिटेक्ट हुए हैं। इनमें से 195 लोग तबलीगी जमात के हैं, यानी 50% से ज्यादा 54% कोरोना के मरीज तबलीगी जमात के लोग हैं। महाराष्ट्र में 1000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज हैं। इनमें से भी 35% पेशेंट तबलीगी जमात के लोग हैं, यानी 350 से ज्यादा मरकज से लौटने वाले लोग। यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि कई लोग की टेस्ट की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। दिल्ली का भी यही हाल है। यहां टोटल कोरोना पेशेंट में से आधे से ज्यादा मरकज से जुड़े थे।
केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में कोरोना के 20 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं और उन्हें सील कर दिया है। निजामुद्दीन मरकज से निकले लोग पूरे देश में कोरोना का वायरस फैला रहे हैं। सरकार उनसे सामने आकर जांच कराने की अपील कर रही है। इनकी जांच सरकार करवा रही है, खाने पीने रहने का इंतजाम भी सरकार करवा रही है। इसके बाद भी तबलीगी जमात के लोग सामने नहीं आ रहे और पुलिस को मोहल्ले मोहल्ले में जाकर इन्हें ढूंढना पड़ रहा है। ये ठीक नहीं है, कोई भी इसे ठीक नहीं मानेगा। तबलीगी जमात के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो छुपे नहीं, खुदा के वास्ते सामने आए। पुलिस वाले आपको इसलिए नहीं ढूंढ रहे क्योंकि आपने कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है। आपकी तलाश इसलिए की जा रही है कि पुलिस आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है, आपकी जांच कराना चाहती है। अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स हैं तो आपको इलाज की जरूरत है। इस इलाज के लिए अलग से रहना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना जरूरी है। सब आपसे अपील कर रहे हैं। आज मैं तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद से कुछ कहना चाहता हूं। मौलाना साहब, वक्त का तकाजा है कि आप सामने आए। जो आपके अपने लोग हैं वो मुसीबत में हैं, वो बात को समझ नहीं रहे और उनकी वजह से पूरी कौम मुसीबत में पड़ सकती है, पूरा मुल्क मुसीबत में पड़ सकता है। आप वीडियो जारी करें, लोगों को मैसेज दें। क्वारंटाइन में है तो क्या हुआ, वीडियो तो बन सकता है। आप पहले बहुत देर कर चुके हैं, अब देरी की गुंजाइश नहीं है। मेहरबानी करके जल्दी सामने आइए और मैसेज दीजिए। अगर कुछ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हफ्ते भर बाद लॉकडाउन तो खत्म हो जाएगा, हम तो फिर दुकानों में सड़कों पर निकल आएंगे, फिर कुछ क्वारंटाइन नहीं होगा, तो मेरी सलाह है इस गलतफहमी में मत रहिए। तबलीगी जमात वालों ने जो कलाकारी दिखाई है उसके बाद सारे चीफ मिनिस्टर चाहते हैं कि लॉकडाउन जारी रहे। जिला प्रशासन की भी यही सलाह है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन हटा लिया तो नुकसान हो जाएगा। चीन में 3.5 महीने वुहान शहर में चला, 3.5 महीने लोग घरों में बंद रहे। कल रात 12 बजे वुहान शहर खुला। ये चीन का वो शहर है जहां सबसे पहले कोरोना वायरस आया था, वो शहर जो कोरोना का एपिसेंटर था। और यहां 3.5 महीने तक, 105 दिन तक सब कुछ बंद था। और जब खुला तो नजारा देखिए। इस मौके पर यांगतेज नदी के दोनों तरफ लाइट शो हुआ। बड़ी बड़ी इमारतों और पुलों पर ऐसी तस्वीरें तैर रही थी जिनसे हेल्थ वर्कर्स मरीजों को ले जाते हुए दिख रहे थे। तो कहीं वुहान के लिए हीरोइक सिटी का शब्द दिख रहा था। डैम और पुलों पर नागरिक झंडे लहरा रहे थे और वुहान आगे बढ़ो के नारे लगा रहे थे। कुछ देर बाद सड़कों पर गाड़ियां उतर आई। सैकड़ों लोग शहर से बाहर जाने के लिए ट्रेनों और एयरक्राफ्ट का इंतजार करते दिखाई दिए, तो कई लोग नौकरी पर जाने को बेताब। चीन के कुल 82,000 कोरोना के संक्रमितों में से 50,000 केवल वुहान के थे। कुल 3,331 लोग मरे थे, इनमें से 2,500 वुहान के थे। लेकिन जब टोटल लॉकडाउन रहा तो हालात काबू में आने लगे। अब चीन में सिर्फ कोरोना वायरस के 1,190 एक्टिव केसेस बचे हैं। 77,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। और चीन ये क्यों कर पाया? चीन इसलिए कर पाया क्योंकि वहां सख्ती चलती है, वहां कोई आवाज नहीं उठा सकता। हमारे देश की तरह वहां लॉकडाउन होने पर सब्जी खरीदने के लिए थैले उठा के लोग सड़कों पर नहीं आ जाते। वहां पर लोग मस्जिदों में छुपे नहीं रह सकते। वहां पर जो क्वारंटाइन में हैं वो लोगों के साथ बदतमीजी नहीं करते। चीन को इसका फायदा हुआ। लेकिन जिन देशों ने कोरोना वायरस के खतरे को सीरियसली नहीं लिया, जिन्होंने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने में देर कर दी, उन देशों के हालात भी मैं आपको दिखा देता हूं। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना के 14.5 लाख केसेस डिटेक्ट हुए हैं। 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका का सबसे बुरा हाल है क्योंकि अमेरिका में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा 4 लाख केसेस सामने आए। और आज की हालत बताऊं मैं आपको, हर घंटे वहां 70 लोगों की मौत हो रही है। एवरी आवर 70 पीपल। अस्पताल में मरीजों को रखने की जगह नहीं है। पार्क्स में, म्यूजियम में आइसोलेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अमेरिका में करीब 13,000 लोगों की मौत हो चुकी है और ये फिगर रोजाना सैकड़ों के हिसाब से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
अमेरिका में करीब 3000 नए मरीज सामने आए हैं, यानी हर घंटे में 100 से ज्यादा लोग कोरोना के इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। सोचिए, इस देश का हाल है जहां वॉर के लिए सबसे लेटेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जहां हजारों न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं, वो अमेरिका जो सुपर पावर है कोरोना के सामने बेबस है, घुटने टेक रहा है। यूरोप में भी इसी तरह के हालात हैं। दुनिया के 50% पेशेंट्स यूरोप में हैं। स्पेन ने कोरोना पेशेंट के मामले में इटली को पीछे। इटली, जर्मनी और फ्रांस में भी हालत खराब होते जा रहे हैं। इटली में 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोजाना सैकड़ों लोगों की जान जाती है। कल जब मैं आपकी बात में आपसे मुलाकात हुई तब से लेकर अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में जहां लगता था सेफ है, जर्मनी ने कोई दवा बना ली है, वहां 1 लाख से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और अब खतरा फ्रांस पर मंडरा रहा है। फ्रांस में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से मौत के मुंह में पहुंच गए हैं। और इंग्लैंड में 6,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से, दवा न होने की वजह से दम तोड़ दिया। और जो मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं, उनको मैं सऊदी अरब से आई ताज़ा खबर बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। वो लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोरोना नहीं हो सकता, जो दावा कर रहे हैं कि वायरस अल्लाह का कुफ्र है और चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों के लिए है, उन्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए। जिस मुल्क में मक्का और मदीना है, काबा है, उस सऊदी अरब में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हैं और सऊदी अरब में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब के हेल्थ मिनिस्टर का बयान मैंने सुना। उन्होंने आगाह किया कि कुछ ही हफ्तों में देश में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोगों का नंबर तेजी से बढ़कर 2 लाख तक पहुंच सकता है। सऊदी अरेबिया के हेल्थ मिनिस्टर का कहना है 2 लाख लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जिद्दा के आलिम, मुस्लिम स्कॉलर, एक मौलाना की नसीहत में आपको सुनाता हूं जो उन्होंने सऊदी अरब के अलावा इंडिया के मुसलमानों के लिए भी दी है। Our beautiful country of Nigeria. A brother called me a couple of days ago telling me, Sheikh, there is a big problem in Nigeria. The people are unable to understand how serious it is. Though there is a lockdown by the authorities, by the Muslim President Buhari, yet people insist, some people insisted on performing Jumu'ah prayer. And he sent me a clip of thousands of Muslims and worshippers facing one another in a very crowded area and thinking that nothing could happen to us. Either this or we are so poor, dying is okay. Akhi, don't be a Rambo. Dying is okay for you. I have no problem. You can go and die. But why infect your mother? A sister called me few moments ago from now, telling me about a relative of hers who died in Kerala, India, due to COVID-19. His wife is also infected and in quarantine in hospital. Their sons are also in quarantine. The whole building is being checked to see whether they're infected or not. People are taking this matter lightly. मौलाना कह रहे हैं कि लोग इस बात को हल्के में ले रहे हैं, ये मत कहिए। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब में बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स, बड़े बड़े आलिम कह चुके हैं कि मुसलमानों को कोरोना को लेकर रैम्बो बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कोरोना के शिकार हुए तो अपने अलावा दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। मौलाना कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो रैम्बो बन रहे हैं, लेकिन अगर वो सच्चे मुसलमान हैं तो उन्हें लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, हुकूमत की बात करनी चाहिए। इस्लाम यही सिखाता है।
मौलाना आसिमुल हकीम की बात सुनना इसलिए ज़रूरी है कि कल शब बारात है। पुलिस को डर है, इस मौके पर कुछ लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, कब्रिस्तान में इकट्ठा होने की बात सोचेंगे। हालांकि अखबारों में इश्तार देकर अपील की गई है, टीवी चैनल पर जितने मौलाना आए, जितने इस्लामिक स्कॉलर्स आए, सब कह रहे हैं कि लोग घरों पर रहें, शब बारात के मौके पर बाहर ना निकलें। कुछ मौलाना तो ये भी कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनना चाहते तो मत सुने, लेकिन सऊदी अरब के जो मौलाना हैं, वहाँ के जो स्कॉलर हैं, उनकी बात सुन लीजिए, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही कोरोना वायरस को फैला सकती है। अब सऊदी अरब के मौलाना की बात सुनकर ये तो समझ आ जाना चाहिए कि कोरोना हिंदू और मुसलमान में फ़र्क नहीं करता। कोरोना के खिलाफ सऊदी के लोग भी मिलकर लड़ रहे हैं। यहाँ भी मुसलमान घरों में हैं, मस्जिदें बंद हैं, नमाज घरों में पढ़ी जा रही है, कब्रिस्तान में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। सरकार ने सख्ती की है, लेकिन हमारे यहाँ सख्ती नहीं की गई, रिक्वेस्ट की गई है, अपील की गई है। और मुझे यकीन है कि इस अपील पर जो मुसलमान भाई बहन हैं वो अमल करेंगे। हमारे देश के मुसलमान सरकार के साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं, निर्देशों का पालन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल है कुछ लोगों से जो कानून को तोड़ने के अलावा कुछ दूसरी बात सोचते नहीं। तबलीगी जमात के लोगों का हाल हमने देखा है। आज भी तबलीगी जमात के लोग कई इलाकों में छुपे हुए हैं। पुलिस या डॉक्टर्स की टीम जब इन इलाकों में जाती है तो मेडिकल टीम्स पर हमला होता है। आज फिर हुआ, इंदौर में हुआ, पुलिस टीम पर हमला हुआ। इंदौर के चंदन नगर इलाके में कुछ लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे, घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर घूम रहे थे। पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची। पुलिस कर्मियों ने सड़क पर घूम रहे लोगों को समझाया, उन्हें बताया कि बाहर निकलने की वजह से आपकी जान खतरे में पड़ सकती है, आपके परिवार को खतरा हो सकता है, घर में रहिए। पुलिस वालों को लगा कि लोग समझ जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ, लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हैरानी की बात है कि पुलिस पर हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई, उन्हें पीटा गया। हालात को काबू में पाने के लिए मौके पर फोर्स बुलानी पड़ी, तुरंत एक्शन हुआ। पुलिस पर हमला करने के इल्जाम में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 के खिलाफ NSA के तहत केस दर्ज किया गया है। इंदौर में बड़ी सख्ती से लॉकडाउन लागू किया गया है और यहाँ हर एक गतिविधि पर अगर कोई भी व्यक्ति बाहर दिखता है तो पुलिस तत्काल इंटरफेयर करती है। और उसी संदर्भ में जब एक कांस्टेबल ने कुछ लोगों को पाया तो उसने तत्काल इंटरवीन किया, क्योंकि वो अकेला था तो कुछ लोगों ने उस पर पत्थर फेंके, लेकिन पुलिस ने तत्काल उसमें बड़ी गंभीरता से लिया। उसमें आधे घंटे के अंदर सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 लोगों के विरुद्ध राष्ट्रीय की कार्रवाई भी की जा रही है। अगर कहीं इस तरह की घटना होती है तो पुलिस बहुत इसको तत्परता से, बड़ी गंभीरता से लेती है, तत्परता से कार्रवाई करती है। और जैसा उस घटना में भी हुआ, तत्काल सभी को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके विरुद्ध राष्ट्रीय की कार्रवाई भी की गई। मैं इंदौर के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले टाटपट्टी इलाके में, आपको याद है, मेडिकल टीम पर हमला हुआ था। मेडिकल टीम इस इलाके लोगों का सर्वे करने गई थी क्योंकि इस इलाके में एक कोरोना पेशेंट मिला था, लेकिन लोगों ने मेडिकल टीम को भगा दिया, पीटा, पत्थर फेंके। और इसके बाद क्या हुआ, इसी इलाके से 12 कोरोना पेशेंट निकले, सबके सब पॉजिटिव। तब इंदौर के मुस्लिम व्यापारियों ने डॉक्टर्स से, नर्सेस से माफ़ी मांगी, लेकिन लगता है इसके बाद भी लोगों ने सबक नहीं सीखा। चंदन नगर में फिर से मुस्लिम बस्ती में पुलिस पर हमला हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पुलिस वालों को कोई शौक नहीं है कि अपनी जान खतरे में डालकर आपको समझाएं। वो तो अपने परिवार को छोड़कर घर से बाहर रह रहे हैं। पुलिस आपकी हिफाजत के लिए काम कर रही है, लोगों को उनका इस्तकबाल करना चाहिए। हैरान करने वाली बात है कि मुस्लिम बस्तियों में पुलिस वालों पर, मेडिकल टीम पर हमला हो रहा है। जरा सोचिए, जो लोग डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, डॉक्टर अपने मन में उनके लिए क्या सोचते होंगे कि हम तो अपनी जान खतरे में डालकर इनके इलाज के लिए, इनको मदद करने के लिए जा रहे हैं, अपना फर्ज निभा रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस वाले, सैनिटेशन वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, सब के सब घर से बाहर हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। इसलिए मैं आज उन सब लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त भी इंसानियत के दुश्मन बने हुए हैं। आज जब ये तस्वीर मैंने देखी
तो मेरे रिपोर्टर टी राघवन ने ये खबर डिटेल में मुझे बताई तो दिल भरा है। 3 साल की बच्ची अपनी माँ से मिलना चाहती है। माँ कुछ दूरी पर खड़ी है लेकिन माँ बेबस है। बेटी को माँ से मिलने लाया पिता बेबस है, मजबूर है, कोई कुछ कर नहीं सकता। माँ चाहकर भी अपनी बेटी को गले नहीं लगा सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती, दुलार नहीं कर सकती, उसे कलेजे से नहीं लगा सकती, बेटी से ये पूछ नहीं सकती कि बेटी कैसी है, कितनी शैतानियां करती है। और बेटी बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। वो बार बार अपने पिता से जिद कर रही है कि माँ के पास जाना है। वो माँ को बुला रही है, माँ से कहती है प्लीज मेरे पास आ जाओ, अब घर में मन नहीं लगता, मुझे आपके पास रहना है। लेकिन माँ मजबूर है, बेटी के पास नहीं आती। ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी आंखों में आंसू आ गए। दिल को रुलाने वाली तस्वीरें एक नर्स की हैं जो कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रही है और उसकी 3 साल की बच्ची की है। 3 साल की बच्ची का नाम वनीशा है। ये अपनी मां सुगंधा से मिलने आई है। सुगंधा बेलगावी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में नर्स है। इस वक्त कोरोना पेशेंट्स का इलाज कर रही है। इससे 15 दिन से घर नहीं जा सकी थी, होटल में रुकी हुई है। लेकिन वनीशा बार बार अपनी माँ से मिलने की जिद करती है। पिता ने उसे किसी तरह संभाले रखा, लेकिन जब तक नहीं मानी, बार बार रोती रही, तो पिता मजबूर होकर माँ से मिलाने होटल तक ले आए। जैसे 3 साल की वनीशा होटल के गेट के बाहर पहुंची, सुगंधा 2 और नर्सों के साथ गेट के बाहर आई। और जैसे ही सुगंधा ने बेटी को देखा, बेटी ने माँ को देखा, दोनों एक दूसरे को देख कर रोने लगे। जरा सोचिए, एक माँ के लिए अपनी 3 साल की छोटी सी बच्ची से 15 दिन तक दूर रहना कितना मुश्किल है। लेकिन माँ का ये त्याग इसलिए है क्योंकि हमारे देश में कोरोना की चेन टूट सके। ये माँ चाहकर भी अपनी बेटी को गले नहीं लगा सकती क्योंकि कोरोना वायरस न रिश्ते देखता है, न माँ की ममता देखता है। ये वायरस डॉक्टर, नर्स, अमीर, गरीब, नेता, प्राइम मिनिस्टर, आम आदमी, किसी में कोई फर्क नहीं करता। इसीलिए इस माँ ने बार बार बच्ची के पिता से कहा कि वो बच्ची को लेकर जल्दी से जल्दी वापस चले जाए क्योंकि ज्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं है। ये तस्वीरें मैंने आपको इसलिए दिखाई ताकि आप जान सकें इस वक्त हमारे देश के ये कोरोना वॉरियर्स कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स, नर्सेज नहीं, पुलिस वाले, दूसरी जरूरी सर्विसेज से जुड़े लोग अपने घर नहीं जा पा रहे। इनकी सेवा का, इनके त्याग का तो सम्मान करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार आपसे अपील करता हूँ, घरों में रहिए। घरों में रहेंगे तो आप हमारे डॉक्टर्स का, नर्सेज का, पुलिस वालों का, सैनिटेशन वर्कर्स का बोझ कम कर देंगे। आपकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी, ना आपके परिवार वाले खतरे में पड़ेंगे और ना सुगंधा जैसी किसी मां को अपनी बेटी से दूर रहना पड़ेगा। सुगंधा जैसी हजारों नर्सेस, हजारों डॉक्टर्स और पुलिस वाले अपने परिवार वालों से दूर हैं, अपनी जान को खतरे में डालकर कोरोना पेशेंट की सेवा कर रहे हैं। लेकिन तबलीगी जमात के लोगों की बात सुनता हूं तो गुस्सा आता है। आज फिर पता चला कि वो पेशेंट जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है, डॉक्टर जिनका ख्याल रख रहे हैं, जमात के वो लोग डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं जिससे शायद टीवी पर दिखाया भी नहीं जा सकता। इस मां की और बेटी की तस्वीरों ने आपके दिल में दर्द पैदा किया होगा, लेकिन तबलीगी जमात के लोग नर्सेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ जो कर रहे हैं उसे देखकर गुस्सा आएगा। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको कहा था कि नर्सेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ बदसलूक के किस्से जारी हैं।
आज सहरसा से खबर आई। सहरसा में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती तबलीगी जमात के 3 लोगों ने मोबाइल से नर्सेज का वीडियो बनाया। जब नर्सेज ने से शिकायत की और पुलिस वहां पहुंची और उनके मोबाइल जब्त करने चाहे तो जमाती नमाज पढ़ने बैठ गए। इतना नहीं, जमाती पर अस्पताल में गंदगी फैलाने का भी इल्जाम लगा। तो पेशेंट था, बहुत ही बदमाश था, बहुत बदतमीज, तरह तरह का कुछ भी हम लोग बोलते थे कि आप लोग अंदर बैठिए, अंदर रहिए। वो लोग अंदर रहने के बजाय जानबूझ के बाहर निकलता है, जानबूझ के हम लोग को जानबूझ के परेशान करने की कोशिश करता है। बोलते हैं तो कहता है क्या आप क्या समझती हैं, आप करते क्या है, दिन भर बैठे रहते हैं, आप लोग का वीडियो बना देंगे, ये करेंगे, सोशल मीडिया पे डाल देंगे, सबको एक एक करके लिंक डाउन करके रखेंगे। कभी कहेगा चावल नहीं खाएंगे तो कभी कहेगा रोटी खाएंगे। और बेडशीट के लिए भी जो हम लोग को यहाँ उपलब्ध रहता है वो दिया जाता है, तो बेडशीट कहता है कि ये ऐसा बेडशीट थोड़े ना होता है, हम लोग को नया बेडशीट चाहिए, तो हम लोग कहाँ से और पेशेंट वाला नहीं लेंगे। तबलीगी जमात के लोग धर्म से जुड़े हैं, इस्लाम से जुड़े हैं, उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आता कि इन नर्सिस की भी एक कोई बच्ची हो सकती है, कोई बेटा हो सकता है, घर पर इनका कोई इंतज़ार कर रहा हो सकता है। सहरसा की बदतमीजी का नज़ारा मैंने आपको दिखाया। अब गोंडा में दिखाता हूं कि एक आशा वर्कर के साथ कैसे बुरा बर्ताव किया गया। असल में ये आशा वर्कर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाती हैं, घर घर जाकर उन लोगों की लिस्ट बनाती है जिनको खांसी जुकाम या बुखार जैसे सिम्टम्स हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ जताया। गोंडा की आशा वर्कर ने कहा कि जब वो परसपुर इलाके में एक मोहल्ले में गई तो वहाँ लोगों ने उसका रजिस्टर फाड़ दिया, गालियाँ दी, मिसबिहेव किया और इनके साथ साथ मोदी और योगी के खिलाफ अपशब्द कहे। हालांकि इस आशा वर्कर की शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, नामजद मुकदमा दर्ज किया, 2 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए। ये ना सूची बनाने तो 20-25 लोगों के नाम लिखे, जो और बनाने चले तो रजिस्टर पकड़ के गाड़ी गुप्ता देते हैं, लड़कियों से बात करे, मारपीट हुए लाग, गाड़ी गुप्ता दी, रजिस्टर फाड़ दी। कोरोना कुछ नहीं है, देखो अयोध्या का मंदिर होते है वो उसके बहाना काम करती है। मोदी योगी का गाड़ी दे रहे हैं, कहा पे सब दुनिया का ढकातला निकाल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में तबलीगी नर्सेस के साथ बदतमीजी आपने देखी। जिन मोहल्लों में तबलीगी जमात के लोग छुपे हैं उन इलाकों में आशा वर्कर्स को जब भेजा जाता है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है ये आपने देखा। और ये क्यों जा रहे हैं? ताकि लोगों की हेल्थ की जांच की जा सके। तबलीगी जमात के बारे में माना जाता है कि ये लोग इस्लाम के प्रचारक हैं और मैं भी यही मानता था। सोशल मीडिया पर जो लोग इन जमातियों को डिफेंड कर रहे हैं उनका तर्क है कि तबलीगी जमात के लोग और भले ही कुछ कर लें लेकिन किसी महिला के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते। तबलीगी जमात के लोग किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, ये भी कहा गया। लेकिन एक नहीं, 2 नहीं, कई शहरों से खबरें आई हैं, गाजियाबाद, सहरसा, गोंडा, इनके मामले तो मैंने आपको दिखा दिए। जरा सोचिए इस तरह के लोग कैसा गुनाह कर रहे हैं, कौम को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम का नाम खराब कर रहे हैं। कोरोना का वायरस अपनी कौम को बांट रहे हैं और पूरे मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। इसके बाद भी अगर ऐसे लोगों का बचाव किया जाए, ऐसे लोग को कोई सपोर्ट करे तो दुख की बात है। जो लोग आशा बहनों को, नर्सेस को इस दुर्व्यवहार का शिकार बनाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, डॉक्टर्स को निशाना बनाते हैं, और जो डॉक्टर उनकी जान बचाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं, अपना दुख दर्द, अपना परिवार भूलकर। मैं आपको राजस्थान का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी पर तैनात हॉस्पिटल की इंचार्ज की मां की मौत हो गई, लेकिन ड्यूटी पर होने के बावजूद वो अपनी मां की अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो सका। राममूर्ति मीणा जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में आईसीयू इंचार्ज है। वो पिछले कई दिन से कोरोना मरीजों के वार्ड में ड्यूटी पर है, लेकिन 30 मार्च को उनकी मां का देहांत हुआ। मगर राममूर्ति मीणा की मजबूरी देखिए कि वो मां के अंतिम दर्शन नहीं कर सका, दाह संस्कार और शोक सभा में शामिल नहीं हो सके। वीडियो कॉल के जरिए मां की अंत्येष्टि के दौरान अंतिम दर्शन किए, और ये सब इसलिए क्योंकि वो मरीजों की देखभाल में जुटे हैं। वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से कोरोना का वायरस कहीं आगे किसी और को हो जाए।
मेरे सुन करके बड़ा दुख महसूस हुआ, मेरे को बहुत फील हुआ। मेरे को जाने की, मेरे भाइयों ने बताया था, मेरे को जाने की बहुत इच्छा हुई, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि दूसरे के फैल सकती है। मैं पॉजिटिव और सस्पेक्टेड दोनों केसों के बीच में रहता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि समाज में ये बीमारी फैले, दूसरों में फैले और दूसरों में लगे। तो मैंने जाना उचित नहीं समझा। मेरे बड़े 3 भाई हैं, उन्होंने भी इस बात को मेरे को कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं आए तो उन्होंने जो मेरी माँ की सारी क्रियाकलाप उन्होंने पूरी की। एक तरफ तो ये हेल्थ वर्कर है जो कोरोना पेशेंट्स की मदद के लिए, उन्हें दिक्कत ना हो इसके लिए दिन रात लगे हैं, और ये डॉक्टर अपनी मां के अंतिम संस्कार में इसलिए नहीं गए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोरोना किसी को हो जाए, कोरोना फैल जाए। वो जानते हैं कि कोरोना कैसे फैलता है। लेकिन तबलीगी जमात के जिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। क्वारंटीन सेंटर में रखे गए तबलीगी जमात के लोग बेशर्मी की हदें पार कर रहे हैं। द्वारका के क्वारंटीन सेंटर में जमात के कुछ लोग बोतल में यूरिन भरकर फेंक रहे हैं, और ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे उनकी देखरेख और सुरक्षा में तैनात लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए। जमात के लोगों की एक करतूत समझ के परे है। हालांकि पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये ऊपर से इन्होंने पेशाब करके बोतलें फेंकी हैं, और ये आपको वीडियो बना रहे हैं हम, ऊपर भी दिखा दें। ये फ्लैट नंबर है F112 और इधर का यहाँ पे 2 बोतलें खाली हैं और 2 भरी हुई हैं पेशाब से सर। ये है F112 S112 F109 F110 F111 F112। जूम करके थोड़ा दिखा दे, सामने का उस साइड का जूम करके। ये फ्लैट है यहाँ पे, ये फ्लैट है सर। यहाँ से बोतलें आई हैं और पेशाब की बोतलें पड़ी हैं। ये 2 भरी हुई हैं और 2 खाली हैं। ये 20 mg की है, और आपको जो डॉक्टर आएगा राउंड में उनसे दिखा के सब ले लेना। पानी का कर दिया फोन, प्लम्बर आ रहा है आधा घंटे में, आधा घंटे में आ रहा है। ये वीडियो इंडिया टीवी के एक दर्शक ने मुझे भेजा था, आज की बात के एक प्रशंसक ने भेजा था। कल जब आज की बात शो हम प्लान कर रहे थे, ये वीडियो मेरे पास था, लेकिन मैंने सोचा कि क्या दिखाएं और क्या बताएं। मैंने आपको कहा भी था, लेकिन आज जानते हैं मैंने आपको ये क्यों दिखाया। मैं आपको बात बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, हिल जाएंगे। तबलीगी जमात के जिन लोगों ने यूरिन को बोतल में भरकर बाहर फेंका था, उनमें से ज़्यादातर रिपोर्ट्स आज आ गई है। इस क्वारंटाइन सेंटर में 60 से ज़्यादा तबलीगी जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और डॉक्टर्स इनकी जान बचाने में लगे हैं। दूसरी तरफ जमात के लोग बॉटल्स में यूरिन भरकर बाहर फेंक रहे हैं। एक और मामला आज सामने आया। दिल्ली के बकरवाला इलाके में कुछ जमातियों ने मेडिकल स्टाफ के साथ बदतमीजी की। यहां निजामुद्दीन मरकज के 120 लोगों को आइसोलेट किया हुआ है, लेकिन इसी सेंटर के डॉक्टर्स ने पुलिस में शिकायत की है कि यहां मौजूद कुछ जमाती मेडिकल स्टाफ पर थूक रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने मोहम्मद इरशाद नाम के शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। देश में कोरोना पेशेंट की तादाद 6 दिन में 2500 से बढ़कर 5000 पहुंच गई, और उसकी सबसे बड़ी वजह तबलीगी जमात के लोग हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की तादाद 576 पहुंची, और जानते हैं इन 576 में से 333 तबलीगी जमात से जुड़े लोग हैं। और मैंने आपको बताया कि द्वारका के जिस क्वारंटाइन सेंटर में तबलीगी जमातियों ने हंगामा किया, उनमें से 66 तबलीगी जमात के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यूपी के रामपुर के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए जमातियों ने चिकन बिरयानी की मांग की थी। चिकन बिरयानी जिन लोगों ने मांगी थी, उनमें से 8 की रिपोर्ट आई है और 5 कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं कि तबलीगी जमात में सिर्फ भारत में मुसीबत पैदा की है,
अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारत में तबलीगी जमात के लोगों ने परेशानी बढ़ा दी है, कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड लोगों का नंबर बढ़ा दिया है, मरने वालों की संख्या बढ़ा दी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही हुआ है। पाकिस्तान में 4000 से ज़्यादा कोरोना मरीज़ हैं और इनमें से ज़्यादातर जमात के लोग हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक 10 मार्च को लाहौर के रायविंड मरकज़ में 70 से 80 हज़ार जमाती जमा हुए थे। इनमें से 5000 मौलाना इंडोनेशिया से और मलेशिया से आए थे और फिर ये पूरे पाकिस्तान में फैल गए। अब पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। अकेले पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में 10,000 से ज़्यादा तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और इन्हें अलग अलग इलाकों में क्वारंटीन कर दिया गया है। इनमें से 600 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन दिक्कत तबलीगी जमात के उन लोगों की है जो अब भी पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं। यानी पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में अगर आपको अचानक बढ़ोतरी दिखाई दे तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और आखिर में आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि अफवाहों पर यकीन न करें, सरकार पर भरोसा रखें, लॉकडाउन का पालन करें। सबके हित में ही जरूरी है। किसी अफवाह को लेकर बाजार में ना निकले, चीजें आपके घर पहुंचेंगी। तबलीगी जमात के लोगों से कहना चाहता हूं कि वो डरे नहीं, छुपे नहीं, सामने आए, जांच करवाएं, इलाज करवाएं। इसमें आपका भला है, मुल्क का भला है। और डॉक्टर्स, नर्सेज और पुलिस कर्मियों से मैं कहना चाहता हूं कि वो तबलीगी जमात के लोगों के व्यवहार से परेशान ना हो। उनकी तकलीफ में हम उनके साथ हैं, वो अपनी ड्यूटी निभाएं। पूरा देश आपके साथ है, पूरा देश आपके त्याग को, आपकी सेवा को सलाम करता है। अगर हम सब मिलकर कोरोना से लड़ेंगे तो ही चेन टूटेगी, और चेन नहीं टूटेगी तो इसका बहुत नुकसान होगा। और रास्ता क्या है? कई बार बताया है, बार बार बताया है। कोरोना वायरस से लड़ने का एक ही तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से दूर रहना, अपने घर में रहना। तो घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। मेरे पास इतना ही वक्त है आज की बात में कहने के लिए।